ठीक है। अगर हम बॉडीज की बात करें, ठीक है, बॉडीज आर बेसिकली कोई भी संस्था है, कोई भी बॉडी है, हम दो तरीके की बॉडीज की बात करेंगे। ठीक है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल होती है और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। ठीक है, यानी कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये सारी की सारी बाय कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाई गई हैं, यानी कि इनके बारे में आर्टिकल्स, इनके बारे में प्रोविजन, वो सारे हमारे संविधान में दिए गए हैं। गुड इवनिंग जाकिर, प्रिया, हेलो। ऑलराइट, लेकिन हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें, यानी कि जो हमारे संविधान से बाहर है, गैर संवैधानिक है, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये या तो स्टैट्यूट यानी कि कानून से, या फिर पार्लियामेंट्री लॉ से, यानी कि आपका जो है बाय दी पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से आपका जो है बनाई गई है, उनका गठन किया गया है। तो इसलिए क्योंकि इनके लिए कोई भी संविधान में जगह नहीं दी गई है, इनको हम गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, जो फर्स्ट हम बॉडी की बात करने वाले हैं, दैट इज अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इनको महान्यायवादी कहा जाता है हिंदी में। अगर हम बात करें, हिंदी में बोला जाता है महान्यायवादी। ठीक है, मेरा फोन खराब हो गया है, ओके, और राइट जाकिर, इट्स ओके। ठीक है, हम बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो अटॉर्नी जनरल इज महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी की अगर हम बात करें, तो महान्यायवादी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपका जो है, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, यानी कि सबसे उच्च विधि के अफसर हैं, वो आपके महान्यायवादी आपका कहलाए जाते हैं। और इसके लिए आर्टिकल है आपका आर्टिकल 76। ठीक है, 76वें आर्टिकल में इनको, इनके बारे में दिया गया है। अगर हम बात करें, तो ये ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर हम बात करें, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपका, तो प्रसाद पर्यंत तक यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे। और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? कि वो किसी भी एक हाई कोर्ट के या हाई कोर्ट इन सक्सेशन के जज रहे हो 5 साल तक, या फिर वो एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के या हाई कोर्ट इन सक्सेशन 10 साल तक, या फिर आपका एमिनेंट ज्यूरिस्ट। 3 क्वालिफिकेशन थी, तो उन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन हो, तो तब ये आपके अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, और कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, जब चाहे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। तो बिल्कुल ये प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य करते हैं। अभी शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ, ये लॉयर ही होते हैं, तभी इनको लॉ ऑफिसर कहा जाता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, लॉयर होते हैं। और अगर हम बात करें, तो ये कभी भी हटाए जा सकते हैं, और इनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ओथ कौन दिलवाता है? ओथ या शपथ दिलवाते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये भारत सरकार के अधिवक्ता होते हैं, है ना। भारत सरकार के जो लॉयर होते हैं, वो आपका अटॉर्नी जनरल है, और इनको हेल्प करते हैं सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अगर हम बात करें, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर यानी कि ये सबसे उच्च अधिवक्ता माने जाते हैं हमारे जो है देश में। साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो इनको सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो है, हमने संसद में जितने भी हमारे जो है जो सांसद हैं, उनके प्रिविलेजेस हमने देखे, तो वो सारे प्रिविलेजेस उनको मिले हुए हैं। साथ ही साथ ये आपका किसी भी हाउस में बैठकर उसकी प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हाउस में प्रोसीडिंग तो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते, और इनको सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि रिटेनर दिया जाता है। देखिए, रिटेनर क्या होता है? रिटेनर भी सैलरी होती है, और रिटेनर जो है वो इक्वल है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, जो रिटेनर इनको मिलता है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है। रिटेनर का मतलब ये है, जैसे कोई भी लॉयर होता है, लॉयर को आप रिटेन करते हो। ठीक है, तो रिटेन करने के लिए कि आप मेरे अधिवक्ता बने रहे, चाहे कोई केस है या नहीं है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जितनी फर्म्स होती हैं, तो वहां पर ना लॉयर्स होते हैं। अब वो लॉयर्स क्या करते हैं, वो उनसे एक रिटेनर लेते हैं, हर महीने का पैसा लेते हैं कि भाई हम आपके वकील बने रहें, आपके पास कोई केस होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी हम आपके वकील बने रहे, उसके लिए हमें रिटेनर दीजिएगा। तो वो रिटेनर होता है। तो इनको सैलरी नहीं मिलती, रिटेनर मिलता है, और वो रिटेनर कितना होता है? एज इक्विवेलेंट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो रिटेनर इनको दिया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका, तो अभी फिलहाल जो अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, उनका नाम है आर वेंकट रमनी। और फोटो में कौन है? ये पुराने हैं, ही इज लास्ट। जो इनसे पहले जो है आपके अटॉर्नी जनरल थे, ये अभी नहीं है। ठीक है, जो फोटो में है, ये के वेन्यू गोपाल है।
तो फोटो जो है वो लगानी भूल गया मैं यहाँ पर, आर वेंकट रमानी की। ठीक है, तो अभी जो है ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी फिलहाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकट रमनी। ठीक है, रिटेनर का अमाउंट कितना होता है अमन, मैंने कम से कम 2 या 3 बार बताया होगा कि रिटेनर का अमाउंट इक्वल होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, कम से कम 2 या 3 बार बताया अभी। ठीक, अभी बताया आर वेणुगोपाल। ठीक है, वो पुराने थे, ही वॉज बिफोर, लेकिन अभी जो है आपका आर वेंकट रमनी, ही इज दी अटॉर्नी जनरल, वो आपके अटॉर्नी जनरल है। हाँ, कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है इनकी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनको कभी भी हटाया जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, हाँ, राज्य के नहीं बेटा, हाँ एडवोकेट जनरल, हाँ अटॉर्नी जनरल, ऐसे ही जैसे महान्यायवादी होता है ऐसे महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, जो एडवोकेट जनरल होता है वो स्टेट में होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल सेंटर के होते हैं, और जो आपका जो एडवोकेट जनरल होता है वो आपका, ही इज देयर इन दी स्टेट। उसका कैग की बात करते हैं, कैग की बात करें तो कैग के लिए आर्टिकल है 148। बेटा आर्टिकल्स भी याद रखने आपको इनके ना। आप कैग की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी जो पोस्ट है, ये पोस्ट हमने ली है यूके से, ब्रिटेन से। ठीक है, कैग की जो पोस्ट है ये हमने यूके ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में कैग का एक काम होता है, ब्रिटेन में ये काम होता है कि जब भी सरकार कोई भी पैसा खर्च करती है तो वो पहले उससे पूछ के खर्च करती है, कैग से पूछ के खर्च करती है। लेकिन यहां पर, हमारे यहां पर जो कैग का काम है वो सिर्फ ऑडिटर जनरल का है, कंट्रोलर का नहीं है। लेकिन पोस्ट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी लिखा जाता है। इनका जो टेन्योर है वो है आपका 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। या तो 6 साल हो जाए इनके, ठीक है पूरे, या फिर 65 वर्ष की आयु हो जाए, तो जो भी पहले होगा तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, और इनको हटाया जा सकता है विद सेम प्रोसीजर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि महाभियोग इंपीचमेंट के थ्रू ही इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, तो उस इंपीचमेंट के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, यस, अगर हम बात करें यहां पर, तो ही कैन बी रीअपॉइंटेड, या आपके रीअपॉइंट हो सकते हैं अगर इनकी आयु बच रही हो। ठीक है, दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं। ओथ जो है वो आपका प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, और इनकी जो पावर है, जैसे मैंने आपको बताया ऑडिटर जनरल है, ऑडिट करते हैं। क्या ऑडिट करते हैं? ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है आपने खर्च किया और उसके बाद आपने वो सही खर्च किया या नहीं किया, वो चीज ऑडिटर जनरल होती है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें आपका, बेटा सभी के लिए जाकिर, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें आपका, तो हाँ सॉरी, कांट बी रीअपॉइंटेड, बिल्कुल कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, इनको जो है दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता, एक ही बार ये अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, हाँ, अकाउंट्स और फंड्स की चेकिंग करते हैं। रिमूवल जो है, रिमूवल इज सेम एज दी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है, जुडिशरी का पहला लेक्चर था, तो उसको एक बार देख लेना अंकित। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें आपका यहाँ पर, तो इनकी जो पावर है, फंक्शंस है, वो ये है कि जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे, ठीक है, हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा था आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसी के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जितने भी हमारे जो है लोक निर्माण में, या फिर आप कह सकते हैं जो जो आपकी जो सरकारी उपक्रम है, उन सभी के फंड्स को, और स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को, और उन यूनियन टेरिटरी जहां पर कि आपका विधानसभा है, उनके भी कंसोलिडेटेड फंड को ये आपका ऑडिट करता है। इसी के साथ साथ जो जिस भी आपका जो अथॉरिटी को ये बताया जाए, या जिस भी अथॉरिटी के लिए ये परमिशन दी जाए, या आपका जो सरकार कहे कि आपको इनको ऑडिट करना है, उनको भी ऑडिट कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें आपका, नहीं दिव्यांशु, ये पहले से ही है। ठीक है, ये पहले से ही आपका करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर, तो एक और चीज है यहां पर जो आपको ध्यान रखनी है, इनकी जो सैलरी होती है वो भी आपका इक्वल होती है सुप्रीम कोर्ट के जज से। ठीक है, जो कैग की सैलरी है ये भी होती है। ये इलेक्ट नहीं होते बेटा, ये सिर्फ आपका जो है अपॉइंट होते हैं। ठीक है, आईएएस होते हैं, और जनरली आईएएस को कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जनरली जो आईएएस होते हैं उनको आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है आपका एज अ कैग। और अभी फिलहाल जो कैग है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, और जीसी मुर्मू या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू, ये अभी फिलहाल कैग है। इसके बाद हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, यानी कि हमारे जो मुख्य जो निर्वाचन आयोग है या निर्वाचन आयुक्त है, इनकी जो आपका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 324। 324 में, ओके, ऑलराइट गणेश,
ठीक है, अगर हम बात करें आपका तो 324 आर्टिकल में 324 अगर हम बात करें यहां पर तो 324 में आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनके बारे में दिया गया है, मुख्य निर्वाचन आयोग। साथ ही अगर हम बात करें इनका जो टेन्योर है दैट इज 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। अगेन 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल रहेगा। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है यहां पर भी कि किनको बनाया जाए, और लेकिन इनको एक बार अपॉइंट हो जाए तो फिर उसके बाद ये हटाए जा सकते हैं सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इनको भी इंपीचमेंट के द्वारा, महाअभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जो इंपीचमेंट प्रोसेस है महाभियोग है, महाभियोग के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है, रिअपॉइंट किया जा सकता है इनको। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ध्यान यहां पर आप याद रखेंगे तो जो इनकी ओथ है दैट इज डन बाय, या वो एक इनके समक्ष अपनी वो लेते हैं, शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट के समक्ष। इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमीशन के आपको पर्पस तो पता ही है, जो भी इलेक्शंस है आपके, ठीक है, जो हमारे सेंटर में होते हैं चाहे वो पार्लियामेंट के हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। साथ ही साथ जो आपकी इलेक्टोरल रोल है, वोटर लिस्ट जो बनती है उसको प्रिपेयर करना और उसको अपडेट करना भी इन्हीं का काम है। इसी के साथ साथ जो कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आपका जो है आचार संहिता लागू होती है, आचार संहिता को भी डिक्लेयर ये करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी यही करते हैं, और दे एग्जामिन द इलेक्टोरल एक्सपेंसेस। जो इलेक्टोरल एक्सपेंसेस है, आपको मैंने बताया था कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव होकर जब जाता है राज्यसभा में, लोकसभा में, तो वो अपने जो इलेक्टोरल एक्सपेंसेस उसको बताने होते हैं कि आपने चुनाव में कितना खर्च किया और उसकी लिमिट है, और अगर उस लिमिट से ज्यादा उसने खर्च किया है तो फिर उसका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। और अभी फिलहाल में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम है राजीव कुमार। यस, ये आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ कैग एंड सीएसी? नहीं, ऐसा देखो, कैग का रीअपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हो पाता अगर हम बात करें यहां पर नुपुर, बिकॉज जो कैग है वो एक ऐसी पोस्ट पर है, ठीक है, जहां पर कि अगर आप उनको रीअपॉइंट करोगे, बिकॉज ही हैज नाउ सीन ऑल दी आपके जो सारी चीजें देख चुके हैं कि कहां पर किस तरीके से आपका होता है, और साथ ही साथ एक एक लालच दिया जा सकता है है ना, कि मतलब सरकार ये कहे कि भाई हम आपको दोबारा से कैग बनाएंगे, आप ये वाला बिल जो है ना इसको एक तरफ से नजरअंदाज कर देना, इसको मत देखना, यहां पर हमने घपला किया है तो आप इसको जो है हम आपको बना देंगे, दोबारा बना देंगे, टेंशन मत लो, है ना। तो इस वजह से कैग को दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि कहीं उसको वो लालच ना दे दिया जाए। ठीक है, यस सानू, कोड ऑफ कंडक्ट बेटा आचार संहिता। यस, देयर आर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आल्सो, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब जो हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है नाउ इट इज अ 3 मेंबर बॉडी, ये आपका 3 सदस्यीय बॉडी है, ठीक है, तीन सदस्य यहां पर आपके हैं, ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अगर हम यहां पर बात करें आपका, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हो गए, उसके अलावा इनका भी सेम प्रोसेस होता है, आर्टिकल वही है 324, टेन्योर भी वही रहता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। रिमूवल जो है यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रिमूवल की। अगर हम बात करें तो रिमूवल यहां पर तो है कैसे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है वो आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पर ही इनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें आपका जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो यहां पर इनका जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि यहां पर कोई इंपीचमेंट नहीं होता। नो, स्ट्रेंथ इज नॉट डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। जो चीफ इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ है वो 3 ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स, ठीक है, रीअपॉइंट हो सकते हैं एंड ओथ प्रेसिडेंट के सामने। जो फिलहाल जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ऑलराइट, नहीं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, दे आर इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट है दिव्यांशु। ऑलराइट, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है, मेन फंक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, दैट इज इसमें एक फंक्शन होता है कि रिकॉग्निशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपका 2 तरीके की हो सकती है, वैसे तो 3 तरीके की हो सकती है। रीजनल पार्टीज हैं जो छोटी छोटी आपका जो है छोटे छोटे एरियाज में आपका बन जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ पार्टीज होती है वो स्टेट पार्टीज होती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो एक स्टेट में ही सीमित होती हैं, ठीक है, जैसे आपका डीएमके है, ठीक है, या फिर आपका अगर हम बात करें तो अब तो तृणमूल कांग्रेस तो अब जो है नेशनल पार्टी हो गई, लेकिन पहले इट वाज अ स्टेट पार्टी। तो अगर हम बात करें यहां पर तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज एक स्टेट में होती है, जैसे ये समाजवादी पार्टी है, ठीक है, तो दैट इज अ स्टेट पार्टी। अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कैसे बन सकती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, यहां पर 4 तरीके हैं, ठीक है, 4 तरीके हैं। कौन से? सबसे पहला तरीका तो यह है कि जब राज्य विधानसभा में इलेक्शन हो, राज्य विधानसभा में इलेक्शन हो तो उसमें 6% वैलिड वोट्स मिलने चाहिए, ठीक है, 6%
वैलिड वोट्स मिले, 6% वैलिड वोट्स पोल्ड इन स्टेट एंड जनरल इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, विधानसभा में उस पार्टी को 6% वोट्स मिले और उसके साथ एंड वो कम से कम 2 सीटें जीते विधानसभा में, ये आपकी कंडीशन नंबर 1 है। ठीक है, या फिर और इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है आपका जो है लोकसभा की, कि वही कंडीशन है 6% वैलिड वोट्स मिलने चाहिए आपका लोकसभा के इलेक्शन में। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक सीट वो जीते लोकसभा की उस पर्टिकुलर स्टेट से, तब वो आपका उस राज्य की पार्टी बन जाएगी। या फिर एक और कंडीशन है, ठीक है, वो क्या है? तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन है कि कम से कम 3% स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें जीते, जो भी आपका विधानसभा है, विधानसभा की 3% सीटें जीते, या फिर 3 सीटें जीते जो भी इनमें से ज्यादा हो। ठीक है, जो आपकी सीटें हैं उनमें से 3% या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, 3% ज्यादा तो 3% या फिर 3 सीट, वो अगर जीते तो वो राज्य की पार्टी बन जाएगी, राज्य पार्टी होगी। या फिर चौथी कंडीशन है कि वो एक सीट जीते लोकसभा में फॉर एवरी 25 सीट्स, है ना, जो भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 80 सीटें आपका कहां पर है? लोकसभा की, यूपी में है। तो अगर हम बात करें तो वो 80 को हम क्या करेंगे? उस फ्रैक्शन को डिवाइड कर लेंगे 25 से, तो उन 25 में से वो 1% सीटें जीते। ठीक है, विंस 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स अलॉटेड टू दैट स्टेट। जितनी आपकी जो है 25 सीटें उसको अलॉट की गई हैं, उनमें से हर एक 25 में से वो एक सीट जीते, तब जाके वो क्या करेगी? वो आपका राज्य की पार्टी बन जाएगी। ठीक है, ये 4 कंडीशन है। यस राकेश। ठीक है, 1 आउट ऑफ 100 बेटा, 1 आउट ऑफ 25, यानी कि आउट ऑफ 100 4, है ना बेटा। लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, जो एक स्टेट है, ठीक है, अगर हम बात करें एक स्टेट में, एक स्टेट को सपोज करो आपका जो है लोकसभा सीट दी गई कितनी? 50, तो वो अगर उस लोकसभा की सीटों में से 2 सीटें मिनिमम अगर आपका जीत ले, तो वो क्या बन जाएगी? वो उस राज्य की पार्टी बन जाएगी। ठीक है, ये है इसका मतलब कि हर एक 25 सीटों में से एक सीट वो जीते, तब वो जाके राज्य पार्टी कहलाएगी। ऑलराइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट बेटा अभी बताता हूं, एक सेकेंड। पोल हुई है, ठीक है, वो वैलिड वोट्स नहीं, वोटर्स की वोट्स नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वोटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, यहां पर हम बात कर रहे हैं आपका वोटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वैलिड वोट्स, जो वैलिड वोट्स पोल हुई है। तो वैलिड वोट्स देखिए, पहला वो तो ये है, वैलिड वोट्स में से जितनी भी आपका वोट्स पोल हुई है, ठीक है, उसमें उसमें आपका 6% वोट्स मिले। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये है 6% वोट्स मिले, और अगर वो स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा का है, ठीक है, विधानसभा का आपका जो है इलेक्शन है, यानी कि स्टेट इलेक्शन है, स्टेट में आपका इलेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में वो 2 सीट्स विन करे, 2 सीट्स आपका हो। ठीक है, और अगर लोकसभा का है तो लोकसभा के कंडीशन में वो एक सीट उस स्टेट से विन करे, तब जाकर वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होगी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट तो सेम है। कहां से है बेटा? एक लोकसभा की बात हो रही है और एक आपका विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि वो आपका जो स्टेट की जो आपका विधानसभा की सीट्स हैं, ये तो आपका क्या हो गया? दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट है। उसका थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपकी जो विधानसभा की सीट्स है, ठीक है, विधानसभा की सीट्स का जो जो भी आपके विधानसभा की सीट्स हैं, उनमें 2 चीजें हैं, या तो 3 और या फिर 3%, ठीक है, सीट्स जो भी मोर होंगे, विच एवर इज मोर, वो आपका मिनिमम जीते, वो आपका क्या होगा? वो आपका दैट वुड बी आपका जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। और फोर्थ मैंने आपको बता ही दिया कि जितना भी आपका एलोकेशन है लोकसभा की सीट्स का, जो आपका स्टेट है, स्टेट को लोकसभा की सीट्स डिवाइडेड है, तो लोकसभा की जो सीट्स हैं उनके हर एवरी 25 सीट्स में, उस स्टेट की एवरी 25 जो सीट्स है, एवरी 25 सीट्स में से वो आपका कम से कम एक सीट जीते, तो उस कंडीशन में वो आपका स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। ठीक है,
अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो यहां पर सिर्फ 3 कंडीशन है। पहला सेम उसी तरीके से है कि 6% वैलिड वोट्स आपका मिले उसको, कहां पर, इन 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में, ठीक है। और वो कोई भी हो सकता है, वो आपका लोकसभा का इलेक्शन भी हो सकता है, वो विधानसभा का भी इलेक्शन हो सकता है, और साथ ही साथ वो आपका 4 सीट जीते लोकसभा में, ठीक है। ये आपकी पहली कंडीशन है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि वो लोकसभा में कम से कम 3 स्टेट से, कम से कम 3 स्टेट से 2% सीटें जीते लोकसभा की, लोकसभा के इलेक्शन में, किससे, फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, ये आपका दूसरा कंडीशन है। और वो आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में, ये तीसरी कंडीशन है। तो वो क्या बन जाएगी, वो नेशनल पार्टी बन जाएगी, ठीक है। नेशनल पार्टीज पहली कंडीशन बिल्कुल उसी से मिलती हुई है कि आपका जो वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट्स में से 6% उसको मिले, मिनिमम 6% उसको मिले, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या करे, आपका किसी भी, आपका चाहे लोकसभा का इलेक्शन है चाहे विधानसभा का है, और उसके साथ साथ वो क्या करे आपका, प्लस 4 सीटें उसके पास लोकसभा में हो, ये आपकी पहली कंडीशन है। और है बेटा, यहां पर और लिखा हुआ है दिव्यांशु, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन है इसके अलावा, दूसरी कंडीशन क्या है कि वो आपका 2% सीटें जीते लोकसभा से कम 3 स्टेट से, है ना, एटलीस्ट फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, उसके पास क्या हो, उसके पास जो है आपका 2%, मिनिमम 2% सीट्स हो इन लोकसभा। तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में नेशनल पार्टी होगी। या फिर वो आपका क्या हो, वो आपका 4, मिनिमम 4 स्टेट्स में वो आपका जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो, यानी कि राज्य में राज्य की पॉलिटिकल पार्टी हो कम से कम 4 स्टेट में। तो उस कंडीशन में ये आपका जो है नेशनल पार्टी बन जाएगी, ठीक है। ये यहां पर आपका कंडीशन है, नॉट फ्रॉम एवरी स्टेट बेटा, 2% सीट्स इन लोकसभा, ठीक है। लोकसभा की जो 2% सीटें हैं वो आपका इसको मिलनी चाहिए। अब अगर हम यहां पर बात करें तो देर आर 9 नेशनल पार्टी राइट नाउ, नहीं, देर आर 9 नेशनल पार्टीज नुपुर। कौन कौन सी हैं, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट, इसी के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये 9 पार्टीज हैं, देर आर 9 पार्टीज जो फिलहाल नेशनल पार्टीज हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन की बात करें, हाँ, रिसेंटली आम आदमी पार्टी बिकेम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, वित्त आयोग की। तो इसके लिए आर्टिकल है 280, और जो टेन्योर है ये डिसाइड किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, लेकिन 5 इयर्स का इनका टेन्योर रहता है, बिकॉज आफ्टर एवरी 5 इयर्स फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। और जो इसके चेयरपर्सन होने चाहिए, जो इसके जो हेड होने चाहिए, ठीक है, तो वो ही शुड हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, यानी कि जो है पब्लिक अफेयर्स में उनको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लोगों के साथ, लोगों का काम करके। मतलब जैसे अगर हम बात करें आपका, तो पब्लिक अफेयर्स हो जाएगा आपका, जैसे आईएएस हो गए, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, कि पब्लिक डीलिंग इनको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट, साथ ही साथ रीअपॉइंटमेंट हो सकता है प्रेसिडेंट के सामने, ये ओथ इनके प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है फाइनेंस कमीशन का, वो ये डिसाइड करना होता है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस हैं वो किस तरीके से डिवाइड होंगे, और जो ग्रांट इन एड दी जानी है वो आपका कैसे दी जाएगी। इसी के साथ साथ अभी फिलहाल जो है आपका 15th फाइनेंस कमीशन जो है लास्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसके जो चेयरमैन है वो आपके एनके सिंह है। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, ठीक है, कितना कार्यकाल होगा उनका, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक संस्था होती है, ठीक है। और ये आपका सबसे पहली बार 1951 में एस्टैब्लिश की गई थी। बाकी जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा था, एक चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन का तो हमने बात कर ली कि चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसके अलावा 4 मेंबर्स और होते हैं, ठीक है। जो 4 मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एक मेंबर जो है ही शुड बी जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो एक हाई कोर्ट के जज हो या फिर एक हाई कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन उनके पास हो। दूसरे जो आपके जो मेंबर होते हैं उनके पास स्पेशल नॉलेज हो, किसकी, फाइनेंस की और अकाउंट्स की। साथ ही साथ जो तीसरे मेंबर हो उनके पास इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो, ठीक है, अर्थशास्त्र की। इसी के साथ साथ जो 4th मेंबर हो उनका फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में एक वाइड एक्सपीरियंस हो। इन 4 लोगों को मेंबर्स बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपका, तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब यहां पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मतलब उसके बराबर हो, क्वालिफाइड हो, ठीक है, कि वो आपका जज बन सके। जो पहली बार आपका फाइनेंस कमीशन बनाया गया था 1951 में बनाया गया था। बेटा याद रखना, कई बार ये नाम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है
कि हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। तो केसी नियोगी ये आपके पहले फाइनेंस कमीशन, पहले वित्त आयोग के चेयरमैन थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नाम तो जनरली पूछा जाता है, बाकी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट के कम से कम 5 नाम आपको याद होने चाहिए। ये अरेंज करने के लिए आ जाते हैं कि दीज आर द फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, अरेंज देम इन देयर ऑर्डर ऑफ टेन्योर। तो एम खुसरो, उसके बाद सी रंगराजन, विजय एल केलकर, वाई बी रेड्डी और एनके सिंह, ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी के लिए। ठीक है, एक आपका आयोग था, राष्ट्रीय आयोग था, एक संयुक्त आयोग का जो है वो आपका गठित किया गया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 338। जो 338 है, इसमें आपका जो है क्या किया गया था, एक अगर हम बात करें आपका एक आयोग था जो कि गठित किया गया था, और ये एक कंबाइंड था जिसमें एक ही आयोग था एससी एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, एनसी एससी एसटी, और ये आपका सेटअप हुआ था आपका इन 1978। लेकिन बाद में 89th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, इसको दो भागों में विभक्त कर दिया गया, यानी कि दो अलग से आपके जो है दो आयोग गठित किए गए। कौन कौन से, एक तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एक दूसरा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी कि इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया। ठीक है, जो ये आपके नेशनल कमीशन है, दोनों ही इनका जो मेन काम है वो ये है कि जो भी ऐसे मैटर्स हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड कराती हैं संविधान में, उन सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट करे, उनको मॉनिटर करे। साथ ही साथ कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट है जो कि इनकी राइट्स को, इनके अधिकारों को छीनने से रिलेटेड है, उनके बारे में इंक्वायरी करे, प्लस प्रेसिडेंट को एनुअली अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। ठीक है, कि आपका क्या किस तरीके से इनकी सिचुएशन है, कैसे इसको और सुधारा जा सकता है, उन सब चीजों में। एंड प्लस अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेट करे, एडवाइस करे कि किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है इन सब का। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे, जो एक संयुक्त था जो हमारा 1978 में बना था, उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे उनका नाम था भोला पासवान शास्त्री। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 2003 में ये आपका बाइफरकेट हो गया, एक बन गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और इसको रखा गया आपका आर्टिकल 338 में ही। टेन्योर इनका होता है 3 साल का। ठीक है, 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो चेयरमैन होते हैं वो आपका जो है सोशियो पॉलिटिकल वर्कर होने चाहिए, सामाजिक जो है कार्यकर्ता होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट से होने चाहिए, उनको आपका जो है इसका चेयरमैन बनाते हैं। और ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं, ओथ भी राष्ट्रपति के सामने ही लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वही सारे पावर और फंक्शंस हैं, सेफगार्ड्स को मॉनिटर करना, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, तो इंक्वायरी अगर कोई कर रहे हैं तो उस समय पर इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, और ये लोगों को बुलाकर उनसे इंक्वायरी कर सकती है। ठीक है, जो लास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो चेयरमैन थे वो विजय सांपला थे, लेकिन अभी ये पोस्ट वैकेंट है, राइट नाउ इट इज वैकेंट। तो ध्यान रखना बेटा, ये जब भी यहां पर किसी की भी नियुक्ति होगी तो वो आपको पता होना चाहिए। जो लास्ट थे मैंने आपको बता दिया, लास्ट वॉज विजय सांपला। ठीक है, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इसमें जो है इसको बनाया गया 338A में, 338 में इसको जगह दे दी गई, और सेम वही सारी चीजें हैं, 3 इयर्स का टेन्योर होता है। शेड्यूल ट्राइब से, यानी कि आपका जो जनजाति से जो आपका वर्कर होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनको जो है आपका चेयरमैन बनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका, तो ही ऑल्सो होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है प्रेसिडेंट के सामने ओथ, और पावर और फंक्शन बिल्कुल सेम है। लेकिन अभी जैसे पूछा कि जब पावर और फंक्शन सेम है, सेपरेट क्यों किया, क्योंकि एक बॉडी शेड्यूल कास्ट के लिए आपका बनाई गई और एक बॉडी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो दोनों को सेपरेट कर दिया कि आप शेड्यूल कास्ट को देखिए और आप शेड्यूल ट्राइब्स को देखिए। ठीक है, हाँ मल्टी मेंबर बॉडी है, लेकिन हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं अभी, यानी कि जो इसके चेयरमैन है, और जो अभी फिलहाल चेयरमैन है वो है हर्ष चौहान। क्वासी जुडिशियल का मतलब है अर्ध न्यायिक। ठीक है, जिसके पास आपका जो है सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक केस हुआ था इंदिरा सोहनी केस। इंदिरा सोहनी केस हुआ था 1993 में, जब आपका मंडल आयोग आया। तो मंडल आयोग आने के बाद हुआ ये कि आपका अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन कर दिया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, यस राकेश, ठीक है, अगर हम बात करें आपका रिजर्वेशन दे दिया गया बैकवर्ड क्लासेस को, और उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक नेशनल कमीशन की बात हुई, जिसके लिए 102nd अमेंडमेंट करके आपका जो है आर्टिकल 338B जोड़ा गया। और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से 3 ईयर का आपका जो है अपॉइंटमेंट होता है, 3 ईयर का टेन्योर है, 3 साल का कार्यकाल है, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। साथ ही साथ रिमूवल किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब भी चाहे राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट का मतलब दोबारा से उनकी नियुक्ति हो सकती है,
ओथ यानी शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के सामने। और अगर हम पावर और फंक्शन की बात करें तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए फंक्शन करता है। सेम ऐसे जैसे शेड्यूल कास्ट का नेशनल कमीशन है, सेम उसी तरीके से आपका शेड्यूल ट्राइब का है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। फिलहाल जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो हंसराज गंगाराम जी अहीर ये आपके इसके जो है चेयरमैन है। हाँ, रिटन फॉर्म में होते हैं नुपुर, ठीक है। इसके यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के लिए आपका जो है 315 से 323 तक आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं और इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक रहता है। साथ ही साथ कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है। इनकम्बेंट मतलब अभी वर्तमान में कौन है चेयरमैन, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनकी क्वालिफिकेशन कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ ये दिया गया है कि हाफ ऑफ देम यानी कि आपके आधे लोग, 10 लोगों की बॉडी है ये पूरी यूपीएससी, तो इनमें से आधे लोग जो है यानी कि 5 जो सदस्य हैं वो होने चाहिए जिन्होंने कि आपका सेंटर या स्टेट के अधीन 10 साल मिनिमम आपका जो है कार्य किया है या ऑफिस होल्ड किया है, ठीक है। रिमूवल इनका जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस, ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर एडवाइस दे किसको, प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम, प्रेसिडेंट इनको जो है रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कब, जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करके प्रेसिडेंट को इसकी रिपोर्ट दे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम बात करें तो रीअपॉइंटमेंट के लिए चेयरमैन एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ओथ प्रेसिडेंट के सामने होती है और आपको पता ही है सारे एग्जाम्स कंडक्ट ये कराता है। जो भी सेंटर के अधीन जो भी व्यक्ति होता है उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उसके लिए आपका जो है सलाह देता है, एडवाइस करता है। और अगर हम बात करें तो इनकम्बेंट यानी कि अभी फिलहाल वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। सानू इन द ईयर अगर हम बात करें तो 1950, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब जल्दी से यूनियन टेरिटरी वाला भी एक चैप्टर हमारा रह रहा था। ये सब किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं है ना, नहीं कोई मिनिस्ट्री में नहीं है बेटा, मिनिस्ट्री से बाहर होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो संघ शासित प्रदेशों की बात हमारी चल रही थी। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था तो इसको भी हम आज कवर करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने मेरे से पूछा था जब यूनियन टेरिटरीज की बात हुई थी कि सर इनको बनाया क्यों जाता है ना, व्हाई दीज यूनियन टेरिटरीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड, क्यों इनका गठन किया गया। तो इनको गठन करने के लिए अलग अलग कारण है, जैसे स्मॉल पॉपुलेशन या लैंड एरिया, यानी कि आपका जो जनसंख्या है वो कम है, लैंड एरिया कम है, तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। साथ ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जैसे अंडमान निकोबार की बात करें, ठीक है, अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार स्ट्रैटेजिक जगह पर है, तो वहां पर वो उसका कंट्रोल जो है किसके पास, सेंटर के पास होना चाहिए। कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो जैसे पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी में एक पूरा उसका कल्चरल हेरिटेज है, तो अल्टीमेटली कल्चरल हेरिटेज की वजह से आपका जो इनको अपॉइंट मतलब बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस है, जैसे दिल्ली, अगर हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनों से, प्रशासनिक कारणों से, और साथ ही साथ सिक्योरिटी सिचुएशन या जनरल बैकवर्डनेस हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा जम्मू कश्मीर, है ना, तो जम्मू बेटा सामरिक या आप कह सकते हो स्ट्रैटेजिक मतलब कूटनीतिक, जहां पर आपका जो है सामरिक जगह होती है, जहां पर मतलब उसकी जो लोकेशन है वो काफी नजदीक है किसी भी आपका जो है दूसरे देश के, तो दैट इज स्ट्रैटेजिक लोकेशन, या फिर किसी इंपॉर्टेंट जगह के, ठीक है। सिक्योरिटी सिचुएशन, जनरल बैकवर्डनेस, इसका रीजन है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया, क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो सिचुएशन है सिक्योरिटी की, वही लद्दाख में जनरल बैकवर्डनेस है, तो इसी वजह से आपका उन दोनों को अलग किया गया। अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल वर्तमान में आप यहां पर देख सकते हैं कि देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। अंडमान निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, फिर चंडीगढ़ है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है, फिर दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनको कंबाइन कर दिया गया है और इसकी जो कैपिटल है वो दमन है। साथ ही दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली है, फिर जम्मू एंड कश्मीर, इसमें श्रीनगर और जम्मू है, लद्दाख में लेह और कारगिल है, और लक्षद्वीप की बात करें तो कावरत्ती और पुडुचेरी में पुडुचेरी ही इसकी राजधानी है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज के लिए जो आपका पार्ट है, जो भाग है वो 8 है, और इसमें आपका आर्टिकल 239 से 241 तक ये यूनियन टेरिटरीज के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें आपका तो आर्टिकल 239, ये ओरिजिनली इसमें ये बताया गया था कि जो जितने भी आपके संघ शासित प्रदेश हैं वो सभी राष्ट्रपति जो है उसको एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद 14th अमेंडमेंट हुआ, 14th अमेंडमेंट के द्वारा आपका आर्टिकल 239 ए डाला गया, जिसमें पार्लियामेंट कैन क्रिएट लेजिस्लेचर्स फॉर यूनियन टेरिटरी कहा गया, ठीक है। यानी कि जो आपका पार्लियामेंट है वो आपके यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर वहां पर विधानसभा का गठन कर सकती है, और इसी का यूज करके, ठीक है, इसी का यूज करके अगर हम बात करें तो दिल्ली, दिल्ली के साथ साथ पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अभी
स्थगित है तो वहां पर है नहीं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी ये 3 ऐसी हमारी जो है यूनियन टेरिटरीज होंगी जहां पर की लेजिस्लेचर है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में लाया गया, और उसके बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल 239 AA डाला गया, जिसके बाद दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली घोषित कर दिया गया। इसी के साथ साथ आर्टिकल 240 है, और ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो आपके रेगुलेशंस बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। किसके लिए? अंडमान निकोबार के लिए, लक्षद्वीप के लिए, दादर नागर हवेली, दमन और दीव के लिए, और पुडुचेरी के लिए। पुडुचेरी में लेकिन वो तब उसके लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं जब वहां पर लेजिस्लेचर ना हो, यानी कि वहां की विधानसभा ना हो। और 241 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो आपका हाई कोर्ट बना सकता है यूनियन टेरिटरीज में। अब अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट की, तो सिर्फ आपका जो है अगर हम देखें तो दिल्ली ही अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका कि अपना खुद का हाई कोर्ट है। बाकी सब में आपका स्टेट हाई कोर्ट्स के साथ ही वो आपके मर्ज है। ऑलराइट, अब अगर यहां पर बात करें तो कई बार यहां से आपका वो आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, और शायद आ भी जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है एक एक्ट पास किया गया है जो है आपका किससे, सेंटर से, फॉर दी न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपका जो है वो एक्ट क्या कहता है। हाँ, दिल्ली ऑल्सो हैव चीफ मिनिस्टर, पुडुचेरी ऑल्सो हैव चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें तो ये कहता है, जो नया एक्ट पास हुआ है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट इन एनी लॉ बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि जब भी कोई भी विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा कोई भी कानून बनाएगी, तो उसमें अगर उसने सरकार शब्द लिखा है तो सरकार का मतलब एक ही सरकार है हमारे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। साथ ही साथ असेंबली जो है शैल नॉट मेक एनी रूल्स और कमिटीज टू कंसिडर डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेशन और कंडक्ट इंक्वायरीज। कि जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली की जो आपका जो विधानसभा है, वो कोई भी रूल या कोई भी कमेटी नहीं बना सकती जो कि आपका इंक्वायरी कंडक्ट कर सके, साथ ही साथ आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देख सके। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, रूल और कमेटी जो है जो इससे पहले आपकी बनाई गई वो सब खत्म हो जाएंगी। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले होगा क्या कि एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसकी एडवाइस जो है, उसकी ओपिनियन ली जाएगी। और साथ ही साथ जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये बेटा एलजी मतलब लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसके पास जो पावर होगी कि ये कोई भी बिल को रिजर्व कर सकता है, और किसी भी मैटर को आउटसाइड द परव्यू ऑफ पावर्स उनको जो है आपका कन्फर भी कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें दिल्ली गवर्नमेंट क्या कहती है, दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि आर्टिकल 239 AA वो ये कहता है कि लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर्स, जो कि स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, एक्सेप्ट 3 चीजें नहीं दी गई दिल्ली को। ठीक है, कौन कौन सी? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। तो दिल्ली सरकार जो है इन 3 चीजों पर आपका कानून नहीं बना सकती। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये राइट असेंबली को, जो विधानसभा है, उसको दिए थे। ठीक है, और कहा था कि यूनियन जो है उसके पास सिर्फ 3 चीजों पर सरकार को आपका कानून बनाने के अधिकार हैं, बाकी सब अधिकार विधानसभा के। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जैसे हमारे यहाँ गवर्नर होता है, तो ऐसी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ही शुड वर्क विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, उसको जो काम करने हैं वो विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करने हैं। और वाइल एनी मैटर ऑफ डिस्प्यूट कैन बी सेंड टू द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे डिसीजन आप दे दो, सारे मैटर आप जो है प्रेसिडेंट को भेज दो। इसका मतलब ये कि जहां पर डिस्प्यूट हो। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो 2021 में ये अमेंडमेंट्स किए गए, और 2022 में ये एक्ट जो है वो ला दिया गया, जिसमें कि आपके 239 AA को चेंज किया गया है। अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो 239 और 239B है, AB, ये क्या कहते हैं, ये यहां पर आप देख सकते हैं कि देयर शैल बी अ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रोवाइड एड एंड एडवाइस टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। कि एक इलेक्टेड